हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम 10th क्लास साइंस का जो 9th चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो उसके लिए स्टूडेंट्स के काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि इसके ऊपर हमारा जो मतलब वीडियोस हैं वो मैं चैनल के ऊपर शेयर करूं। तो इसीलिए पार्ट फर्स्ट के रूप में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, जिसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेन मैंने इसमें किया है। ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए वीडियो का फुल सेशन देखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि चैप्टर का नाम आपको बता रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को समझने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं हमारे वो क्लियर करने पड़ेंगे। उससे जुड़ी हुई जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स के बारे में देखना होगा। तो देखिए, जेनेटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड जेनेसिस से लिया गया है, और जेनेसिस जो वर्ड है उसका मतलब होता है डिसेंट। डेसेंट का मतलब होता है हमारे पूर्वज। तो जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें कि हम अपने जो मतलब डिसेंडेंट्स हैं या फिर हमने जो अपने एंसेस्टर्स से लिया या फॉरफादर से लिया उसकी स्टडी करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायो दैट डील्स विद ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऐसी ब्रांच जो कि ट्रांसफ़र के बारे में देखती है, और वो ट्रांसफ़र किसका देखती है? हेरिडिटी का और वेरिएशंस का। हेरिडिटी तो अपने आप में क्या है? ट्रांसफ़र है करेक्टर्स का पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग तक। और जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस का मतलब है डिफरेंसेस। जैसे कि जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनमें भी वेरियस टाइप के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ये जो जेनेटिक्स जो ब्रांच है बायो की, उसमें हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं। नंबर 1 हेरिडिटी, नंबर सेकंड वेरिएशंस। और उसके अलावा जो लॉज दिए हैं ग्रेगर मेंडल साहब ने, उन लॉज के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और इन तीनों को हम करके जो ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का, उसकी जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। द टर्म वाज गिवन बाय बैटसन। ये जो टर्म है जेनेटिक्स की, ये टर्म दी गई थी बैटसन के थ्रू। बैटसन एक साइंटिस्ट हैं, तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जेनेटिक्स की जो टर्म है वो किसने दी? तो वो दी थी बैटसन ने, और ईयर था 1906। Variations mean to change are differences present in morphological, physiological and other traits found among individual. Variations क्या होंगे? डिफरेंसेस होंगे, और ये डिफरेंसेस किस किस में होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब आप बाहर से जब इंडिविजुअल्स को देखोगे, लोगों को देखोगे या फिर एनिमल और प्लांट्स को देखोगे, तो उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। देन ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी के अंदर भी अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और अदर टाइप के मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते रहते हैं, तो उनमें भी ये जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एंड अदर ट्रेट्स फाउंड अमंग इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, रेस एंड स्पीशीज। ये जो डिफरेंसेस होंगे ये नहीं है कि मतलब जो अलग अलग लोग हैं उन्हीं में होंगे, ये सेम फैमिली के इंडिविजुअल्स में, रेसेस के इंडिविजुअल्स में और स्पीशीज में भी हो सकते हैं। They are actually the differences from the mean or average of the trait as found in various individual of a species. तो ये जो मतलब वेरिएशंस हैं ये आपको स्पीशीज के जो भी मेंबर हैं उनके अंदर देखने को मिलेगी। Variations are so widespread that no two human beings, with the exception of identical twin or two grain of maize, are exactly similar. वेरिएशंस इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, इतनी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं कि कोई भी दो इंसान या मकई के जो दो दाने हैं, मेज़ के जो दो दाने हैं, वो आपस में सेम नहीं होते। हाँ, अगर कोई आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब जुड़वा बच्चे हैं, उनका अगर एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो कभी भी सेम नहीं होते। वेरिएशंस आर स्मॉल अमंग मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। ये वेरिएशंस जो होती हैं वो बहुत कम भी हो सकती हैं एक ही फैमिली में। दे आर क्वाइट लार्ज अमंग डिफरेंट ट्राइब्स। अलग अलग जातियों में ये थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, अधिक हो सकती हैं। एंड इनहेरिटेबल वेरिएशंस आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और इनहेरिटेबल का मतलब होता है ऐसी वेरिएशंस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। ऐसी वेरिएशंस जो हैं वो रिप्रोडक्शन के दौरान आती हैं। वेरिएशंस आर प्योर इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन इज एब्सेंट। अब आपसे पूछा जाए कि जो वेरिएशंस हैं वो कौन सी रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आती हैं? वो एसेक्सुअल में ज़्यादा आती हैं या सेक्सुअल में आती हैं? तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस का अमाउंट कम होता है इन कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस नहीं पाई जाती। रिकॉम्बिनेशन का मतलब जेनेटिक एक्सचेंज। जो भी कोई जीन है या जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो रिजल्टेंट क्या होता है कि मतलब जो वेरिएशंस हैं वो प्रोड्यूस नहीं होती। मोस्ट ऑफ दोज वेरिएशंस आर ड्यू टू म्यूटेशंस कॉज्ड बाय एरर्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। थोड़ी बहुत जो वेरिएशंस आती हैं वो म्यूटेशंस के कारण आती हैं। यहाँ पर एक वर्ड दिया है म्यूटेशन, तो म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंज विच अकर्स इन द डीएनए और जीन। कोई ऐसा चेंज जो अचानक से आए, या तो वो जीन में आए या फिर वो किस में आए, किसी भी डीएनए में आए और अचानक से आए, तो उसको हम कहेंगे म्यूटेशंस। तो इनके कारण भी जो है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एरर्स आती हैं और इनके कारण असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ जाती हैं। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन फील्ड ऑफ शुगरकेन। शुगरकेन इज ग्रोथ थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेरी फ्यू वेरिएशन वुड बी फाउंड अमंग द इंडिविजुअल प्लांट। अब आपने जो 8th चैप्टर देखा था उस 8th चैप्टर में पढ़ा था कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो 2 टाइप से होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो जो शुगर केन है उसमें आर्टिफिशियली हम बाय द हेल्प ऑफ द स्टेम वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और शुगर केन में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दिखाई नहीं देती। मेजर कॉज ऑफ वेरिएशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यू टू चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ से आपका बड़ा क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का कि ऐसे क्या रीज़न है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं। तो पहला जो टॉपिक होगा, पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि इसमें जो है गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम्स का क्या होता है, सेपरेशन होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्रॉसिंग ओवर होना। मियोसिस एक डिवीज़न है, मियोसिस और माइटोसिस 2 प्रकार के डिवीज़न होते हैं। तो मियोसिस डिवीज़न जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान होता है और इसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्रॉसिंग ओवर यानी कि मतलब एक्सचेंज टाइप की एक प्रोसेस होती है जिससे कि इंडिविजुअल्स के मतलब अंदर वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। चांस कमिंग टुगेदर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द 2 पेरेंट ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो 2 गैमेट्स एक दूसरे के साथ में फ्यूज होंगे, तो वहाँ पे चांस होंगे अलग अलग टाइप के ट्रेट्स और क्रोमोसोम्स के आपस में एक्सचेंज होने के। नेक्स्ट जो 4th टाइप है वो है म्यूटेशन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने का जो कारण होता है वो म्यूटेशंस भी होते हैं। म्यूटेशंस का मतलब जो कि सडन चेंजेस आते हैं वो, और इन कारणों के कारण ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस आती हैं। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट करेंगे। यंग वंस बॉर्न थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होगा उसको हम ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी के नाम से जानेंगे। ऑफस्प्रिंग बॉर्न टू सेम पेरेंट एट डिफरेंट बर्थ आर नोन एज सिबलिंग्स। अलग अलग टाइम पे जो पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, भाई बहन जो हो गए, वो आपस में सिबलिंग्स कहलाते हैं। यंग वंस प्रोड्यूस थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड डॉटर्स और रैमेट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको रैमेट्स भी कहते हैं और डॉटर भी कहते हैं। जैसे कि अमीबा के अंदर है, एक पेरेंट अमीबा से 4 जो है न्यूली सिंथेसाइज अमीबा बनी, तो उनको हम कहेंगे 4 डॉटर अमीबा। इसी तरीके से अगर अमीबा के बाद में की बात करें अपन, तो जैसे कि यीस्ट है तो उसके अंदर जो बेबी यीस्ट बनेगी उनको हम डॉटर यीस्ट भी कहते हैं। Being genetically similar, except for an occasional mutation, the ramettes are done of one another as well as their parent. तो ये ramettes जो हैं, daughters जो हैं, asexual reproduction का मतलब ये कहते हैं कि प्रोडक्ट है, तो वो जो है पेरेंट के एक जैसे ही होते हैं कुछ केसेस को छोड़कर। नेक्स्ट जो है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के दौरान। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जुड़ना, कि वेरिएशंस धीरे धीरे कैसे जुड़ती हैं, बढ़ती हैं। वेरिएशंस अपीयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिज्म आर मल्टीप्लाई असेक्सुअली और सेक्सुअली। चाहे कैसे भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करे, सेक्सुअल करे, असेक्सुअल करे, वेरिएशंस तो जो हैं जो आएंगी। ईच जनरेशन प्रोवाइड द नेक्स्ट जनरेशन विद अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सम सब्टल चेंजेस और वेरिएशन। तो जो हर जनरेशन होगी वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये वेरिएशंस क्या होंगी, पास करेंगी, चाहे वो ज़्यादा करे चाहे वो
कम करे। The variations accumulate and pass on to more and more individuals with each generation. Therefore, frequency of particular variation will go on increasing as we move to later generation. तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब नई जनरेशन को प्रीवियस जनरेशन से कोई वेरिएशन मिलती है तो वो वेरिएशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाती है और हम ये कह सकते हैं कि उसका नंबर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। द डाइवर्सिटी इज क्वाइट हाई इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। ये जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, वो ज़्यादा होते हैं किस केस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। बिकॉज रीशफलिंग ऑफ ट्रेट्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड चांस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जो ट्रेट्स हैं वो रीशफल होते हैं, कैरेक्टर्स रीशफल होते हैं और उनके अलावा जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन भी एक चांस होता है वेरिएशंस लाने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन देयर यूटिलिटी टू द इंडिविजुअल वेरिएशंस आर द 3 टाइप्स। जो वेरिएशंस हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, कुछ यूजफुल होंगी, कुछ न्यूट्रल होंगी, कुछ हार्मफुल होंगी। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर यूजफुल वेरिएशन प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस टू द इंडिविजुअल। ये जो यूजफुल वेरिएशंस हैं ये एडवांटेजेस देंगी, लाभ देंगी, प्रॉफिट देंगी। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट कैन सर्वाइव इन हीट वेव। ऐसे बैक्टीरिया जो हीट का सामना कर सकते हैं, विथस्टैंड करना मतलब सामना करना, वो कितनी भी हीट वेव हो, कितनी भी हाईएस्ट हीट हो, उसके ऊपर भी सर्वाइव कर जाएगा। द वंस हैविंग एंटीबायोटिक और इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस विल रिमेन अलाइव एंड मल्टीप्लाई while other will die in the presence of antibiotic और insecticides। अगर कोई बैक्टीरिया है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स के लिए वेरिएशन डेवलप हो जाए तो चाहे कितना भी एंटीबायोटिक हम यूज़ करें वो बैक्टीरिया उसके ऊपर सर्वाइव करेगा, जबकि बाकी के बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सच वेरिएशंस आल्सो हेल्प इन इवोल्यूशन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो उसका इवोल्यूशन होगा, मीन जो प्रिमिटिव स्पीशीज़ है, ओल्ड स्पीशीज़ है, वो न्यू स्पीशीज़ में कन्वर्ट होगी, एडवांस स्पीशीज़ बनेगी और नेचर उसको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। हार्मफुल वेरिएशंस आर एलिमिनेटेड। जो हार्मफुल वेरिएशंस होती हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वो मतलब हार्मफुल वेरिएशंस आई हैं वो अनेबल है टू कम्पीट विद द वन हैविंग यूजफुल वेरिएशन। तो मान लीजिए 2 ऑर्गेनिज्म हैं, एक ऑर्गेनिज्म ए है, एक ऑर्गेनिज्म बी है, दोनों सेम स्पीशीज़ के हैं। इसमें जो है बेनिफिशियल यानी कि मतलब जो प्रोडक्टिव वेरिएशंस थी वो आई और इसमें हार्मफुल आई। तो हार्मफुल को क्या किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि बी जो है ए का सामना नहीं कर सकता। कंपटीशन के अंदर ये बी जो है ए से हारेगा और नेचर जो है ए को क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी। न्यूट्रल वेरिएशंस में और मे नॉट सर्वाइव डिपेंडिंग अपॉन द अदर वेरिएशन प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। न्यूट्रल जो है वो सर्वाइव कर भी सकती हैं, वो सर्वाइव ना भी करें। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ये वेरिएशंस हैं, ये डायग्रामेटिकली आपको बताया गया है कि जो डाइवर्सिटी है वो जनरेशन्स में कैसे आती हैं और जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है वो टॉप पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है और उससे जो है 2 इंडिविजुअल्स बनते हैं। सिमिलरली बॉडी डिज़ाइन होती है उनकी, बट देयर इज सूटेबल डिफरेंसेस, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी आता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टॉप पे ग्रीन कलर है, यहाँ टॉप पे रेड कलर है और यहाँ पे कुछ अलग कलर है। तो इस तरीके से इनमें वेरिएशंस भी हैं। ईच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज 2 इंडिविजुअल। फिर उन्होंने अपने अपने 2 इंडिविजुअल बनाए आगे जाके। ईच ऑफ द 4 इंडिविजुअल इन द बॉटम रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये जो चारों हैं ये एक दूसरे से अलग अलग है कलर वेरिएशंस के बेस पे। While some of these differences will unique, कुछ differences तो यूनिक हैं, other will be inherited from their respective parent, और कुछ ऐसे भी हैं जो इनको अपने पेरेंट्स से मिली है। जैसे इसमें बीच का कलर सेम है जबकि इसमें बीच का कलर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये जो है जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स जो हैं, वेरिएशंस जो हैं वो पास आउट होते रहते हैं। वेरिएशंस कैसी भी हो सकती हैं, बेनिफिशियरी हो सकती हैं, हार्मफुल हो सकती हैं और न्यूट्रल हो सकती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हेरिडिटी के ऊपर। जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी का मीन होगा हेयरशिप और इनहेरिटेंस मीन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो है ट्रांसफर है कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से लेके कहाँ तक, ऑफस्प्रिंग तक।
इट इज आल्सो कॉल्ड फिनोमेनॉन ऑफ लाइक बेगेट्स लाइक, मतलब लाइक बेगेट्स लाइक का मतलब है कि हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसा होना। बिकॉज ऑफ इट अ मेज प्लांट विल गिव राइज टू मेज प्लांट, अ डॉग विल प्रोड्यूस पप्स व्हाइल अ ह्यूमन विल प्रोड्यूस ओनली ह्यूमन। तो यही रीजन है कि मतलब जो है मेज के पौधे के मेज का पौधा ही बनेगा, जो डॉग्स हैं वो डॉग्स ही बनाएंगे, ह्यूमन ह्यूमन ही बनाएगा। द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक ट्रेट्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, और ये जो प्रोसेस है उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। हेरिडिटी और वेरिएशंस के बीच में डिफरेंसेस जो हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन आपके 100% आता है, तो ये मैंने टेबुलर फॉर्म में आपके सामने रखा है। आप एज इट इज इसके नोट्स बना सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एग्जाम के पर्पज से। तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेरिडिटी और वेरिएशन में जो पहला डिफरेंस आएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, heredity is the transmission of character from parent to offspring, and on the other hand variations are differences। और इज वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस हैं, और ये जो डिफरेंसेस हैं दीज आर अकर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स अमंगस्ट मेंबर ऑफ अ स्पीशीज। नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड जो पॉइंट है वो है कॉजेज का। हेरिडिटी जो है वो पैसेज ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए के थ्रू आती हैं, कि मतलब जो डीएनए है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, इसीलिए हेरिडिटी होती है। जबकि वेरिएशंस जो हैं वो जीन्स के रीशफल होने के कारण, म्यूटेशंस के कारण भी आ जाती हैं। हेरिडिटी का जो यूज़ है वो क्या है आइडेंटिफाई करने में, कि पॉपुलेशन जो है वो आइडेंटिफाई कैसे करें, और वेरिएशंस का जो यूज़ है वो है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर, कि नेचुरल जो सिलेक्शन होगा उसमें वो स्पीशीज अडाप्ट कैसे होगी और उसका नेचर कैसे सेलेक्ट करेगा, तो वो डिपेंड करता है उसके वेरिएशंस पे। नेक्स्ट, इनहेरिटेड ट्रेट्स। ऐसे ट्रेट्स, ऐसे जो मतलब कैरेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं वो कहलाते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। दे आर दोज ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक मटीरियल। आप ये कह सकते हो कि ऐसे ट्रेट, ऐसे कैरेक्टर जो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू कंट्रोल होते हैं या जर्म सेल्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं, एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट, और पेरेंट से हमें मिलते हैं, वो ट्रेट कहलाते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। सो द बेसिक फीचर रिमेन द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग। सभी ह्यूमन बीइंग्स का जो बेसिक फीचर है वो तो सेम रहता है, बट हाइट, स्किन कलर, आई कलर, हेयर, शेप ऑफ नोज, लिप्स, ईयर्स, ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। Due to varied expression of genetic trait, human population show a variety that no one individual are alike। और इन करेक्टर्स में कोई भी ह्यूमन एक जैसा नहीं होता, सब में क्या पाई जाती हैं, वेरिएशंस पाई जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है अटैच और फ्री ईयर लोब का। ये देखिए यहाँ पे जो ईयर लोब है और ये जो हमारा मतलब एक तरीके से कहते चिक्स हैं उनके बीच में गैप है, तो इसको हमने बोला है फ्री ईयर लोब। और यहाँ पर जो ईयर लोब है और चिक है उसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, इसलिए हमने इसको बोला है अटैच ईयर लोब। तो अगर एक एक्टिविटी करके देखा जाए तो हम क्या देखेंगे अपने क्लास में, अगर हम ये करें तो ये हो सकता है कि आउट ऑफ 50 स्टूडेंट, जो स्टूडेंट विद अटैच ईयर लोब, जो अटैच ईयर लोब मिलेगी वो लगभग 8 के अंदर मिली, और रिमेनिंग जो 42 थे वो फ्री लोब वाले थे। तो अगर हम इनकी कैलकुलेशन करें तो 16% जो आएगा वो अटैच ईयर लोब आएंगे और 84% आएंगे फ्री ईयर लोब। तो मतलब फ्री ईयर लोब जो है वो मोस्ट ऑफ ज़्यादा दिखती है इन कंपेयर टू अटैच ईयर लोब के। नेक्स्ट हम कहते हैं कि नाउ फाइंड आउट द ईयर लोब ऑफ द पेरेंट ऑफ योर क्लासमेट्स। अब हम उन क्लासमेट्स के पेरेंट्स को भी चेक कर सकते हैं। हमारा जो ये स्टडी है, जो ये थीसिस हम कर रहे हैं उसमें अटैच ईयर लोब ऑफन अकर इन केस वेयर वन ऑफ द टू पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन हैविंग अटैच ईयर लोब। फ्री ईयर लोब में आल्सो अकर इन दोज केसेस वेयर वन और बोथ द पेरेंट हैव फ्री ईयर लोब। तो मतलब ये है कि दोनों पेरेंट अगर फ्री ईयर लोब है तो बच्चों की भी फ्री ईयर लोब आएंगी। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ट्रेट ऑफ ईयर लोब इज रिप्रेजेंटेड इन इंडिविजुअल बाय 2 फैक्टर और एलील। और ये तभी पॉसिबल है जब वो करेक्टर जो है वो 2 फैक्टर और एलील के थ्रू कंट्रोल किया जाए। एलील्स क्या होते हैं, एलील्स जो होते हैं वो अपोजिट फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। किसकी फॉर्म्स होती हैं, ये होती हैं जीन्स की। जीन्स के अपोजिट फॉर्म्स को हम कहते हैं एलील्स। अब यहाँ पर जो एलील्स हैं जो अपोजिट फॉर्म में हैं वो एलील्स हैं कैपिटल ई और स्मॉल ई। ये 2 एलील्स लिए हमने। पर्सन्स विद फ्री ईयर लोब, जिनके फ्री ईयर लोब है, चूंकि वो डोमिनेंट है इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल ई कैपिटल ई से, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई स्मॉल ई से। जबकि जिनके अटैच ईयर लोब है वो बहुत रेसेसिव है, तो रेसेसिव को शो करने के लिए हम लेंगे स्मॉल ई स्मॉल ई। द 2 एलील्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो ये एलील्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। स्पर्म और एग हैज ओनली 1 एलील,
तो स्पर्म और एग में एक ही एलील आएगा, या तो कैपिटल ई या स्मॉल ई, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं आएंगे। तो अगर हम इनका इनहेरिटेंस देखें फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो वो इनहेरिटेंस कुछ इस तरीके से होगा। एक पेरेंट में है कैपिटल ई और एक में है स्मॉल ई। तो कैपिटल ई के गैमेट बनाए तो इस तरीके से गैमेट बने, स्मॉल के बनाए तो इस तरीके से। चूंकि ये दोनों होमोगैमेट हैं, ये भी होमोगैमेट हैं, तो इसका कैपिटल ई और इसका स्मॉल ई, तो ये बन गया फ्री ईयरलोब, और ये जनरेशन है F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलेलियल। अगर हम यहाँ पर देखें कैपिटल ई और स्मॉल ई, तो पहली जनरेशन जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। चूंकि ये भी हेट्रो है और ये होमो है, तो इसका तो एक ही ई होगा, बट इसके दो गैमेट बनेंगे, एक बार तो कैपिटल ई स्मॉल ई और एक बार ये बनेगा स्मॉल ई। तो इस तरीके से जब ये वेरिएशन बनेगी तो ये F1 जनरेशन बनेगी। और जब हम F1 जनरेशन को आपस में फ्यूज करेंगे, तो देखिए अगर हमने सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फिंग करवाई, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, तो हमें 4 प्रोजेनी बनी। 25% हमें मिले फ्री ईयरलोब वाले, 25% हमें मिले फ्री ईयरलोब बट हेट्रोगैमेट्स मिले, और यहाँ पर हमें हेट्रोगैमेट्स मिले वो भी फ्री ईयरलोब वाले, और यहाँ पर हमें मिले अटैच वाले। तो ये जो रेशियो बना, ये बना 3:1। 3 तो हमें मिले फ्री ईयरलोब और 1 हमें मिला अटैच ईयरलोब। या जीनो टाइप देखें तो 1:2:1। 1 कैसे मिले? ये मिले हमें होमोगैमेटिक, और 2 कैसे मिले? हेट्रोगैमेटिक, और 1 कैसे मिला? होमोगैमेटिक रेसेसिव। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें हमने जब सेल्फ वो करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो इस तरीके से हमें ये सारे के सारे ही कैसे मिले? ये हमें मिले अटैच ईयरलोब वाले, यानी 100% जो प्रोजेनी थी वो अटैच ईयरलोब वाली मिली। तो ये इनहेरिटेंस है ईयरलोब ट्रेट का, जिसमें कि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, जिसको हम नेक्स्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो इसमें क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये जो बेसिक कंसेप्ट्स थे उसको मैंने इस वीडियो में आपके साथ में शेयर किया है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट जो भी कोई टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले, और अपने फीडबैक्स को कमेंट